हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पैलियोलिथिक साइट को देखा था और पैलियोलिथिक साइट भारत में कहाँ पाए जाते हैं वो भी हम लोगों ने आई होप देख लिया था। आज हम लोग उसी कड़ी में उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, हम आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जैसे हम लोग यूजुअल क्लास करते हैं, फर्स्ट वन हम लोग क्या कर आपको रिवाइज कराएंगे कि पैलियोलिथिक साइट्स में भारत के कौन कौन से साइट थे। फर्स्ट वन हम लोग चलो देखते हैं पहले आपके अपने जम्मू कश्मीर वाले रीजन से देखते हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर वाले रीजन से देखते हैं। जम्मू कश्मीर वाले रीजन से देखते हैं। आपका है गुफ कराल था। कौन सा दोस्तों? गुफ्रकाल रीजन था जो आज आपके जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आप पाकिस्तान में देखें तो सोहन वैली जो आज पाकिस्तान, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से आग के अवशेष आपको देखने और जानने को मिलता है, आपको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा उसके और नीचे आते हैं दोस्तों, आपको एक साइड मिलता है राजस्थान में, उस साइड का नाम है डिडवाना। कौन सा दोस्तों? डिडवाना। उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, आपको मिलता है बेलन वैली। ये बेलन वैली आपको मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, उसका आपको मिल जाता है भीमबेटका। कौन सा दोस्तों? भीमबेटका जो कैसे साइट, यहाँ पे तीनों साइट मिलते हैं। भीमबेटका क्यों है? भीमबेटका क्यों के बारे में हम लोगों ने ये भी समझा था। भीमबेटका क्यों को क्यों बनाया गया था और उसके पीछे क्या कारण था, ये हम लोगों ने वन बाय वन करके देखा था। भीमबेटका के बारे में याद दिला देते। ये एक शेल्टर केव्स था। केव मतलब गुफा होता है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, बारिश से, स्टीम क्लाइमेट से बचने के लिए वो अपना रहने आदि आदि जीवन यापन के लिए कुछ इसको यूज करते थे रहने के लिए। आई होप। उसके बाद फिर बेलन वैली हमने बताया, डिडवाना बताया, सोन वैली करार बता दिया। उसके बाद आप नीचे आएंगे आप महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में एक आपको साइट मिल जाता है, बोरी मिल जाता है महाराष्ट्र में। और आपको चिकरी निवासा देखने को मिल जाता है। कौन सा दोस्तों? चिकरी निवासा देखने को मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और इसके नीचे आएंगे तो आपको एक और साइट यहाँ पे तमिलनाडु की तरफ देखने को मिल जाता है। वहाँ पे मतलब कि एक ही नहीं, उसमें दो साइट है। एक अतिरम पक्कम है। उसके बाद ये सब कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अतिरम पक्कम के ही पास से एक और साइट आपको मिल जाती है, बादामपुरई है। कौन सा दोस्तों है? बादामपुरई है। तो आई होप ये आपके पूरे 8-9 साइट होने चाहिए। बादामपुरई है जो आज आपके तमिलनाडु में है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एक साइट और होना चाहिए, गुफकराल, सोहन, डिडवाना, बेलन वैली, भीमबेटका, बोरी हो। अच्छा हाँ, 8 और 9 हो गए। चिकन निवासा हमने ये तो बोरी साइट हो, ये सारे जो 9 जो साइट है ये कैसे है दोस्तों? पैलियोलिथिक साइट से, यानी पूरा पाषाण काल है। अगर आपसे कोई पूछता आग का जानकारी मतलब कि इंसानों को कब हुई, तो वो पूरा पाषाण काल में होती। कब हुई थी दोस्तों? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में होता है। लेकिन ये जो सोहन वैली में या निचुलाग मिलते हैं, और हमने बताया था कुरनूल केव्स के बारे में बताया था। हम लोग क्या बताया था दोस्तों? एक कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ा था। कुरनूल केव्स के बारे में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, आपका भीमबेटका क्यों है? भीमबेटका और यहीं पे एक साइट आपको, ये भी पैलियोलिथिक साइट है, उसका नाम है कुरनूल केव। कौन सा? कुरनूल केव्स है। उस केव्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसके बाद यहाँ पे मतलब कि बहुत सारा एक अनाज का ढेर था। वो किसी कारण से आग लग जाता है और इंसिडेंटली आग लगती है, वो सारा अनाज चार्ड लेक्स हो जाता है, मतलब कि जले भुजे वहाँ पे अनाज के अवशेष मिलते हैं। जिससे ये इस बात का पता चलता है कि वहाँ पे या तो अनाजों का ढेर रहा हुआ करता या गोदाम था, या हो सकता है कि वहाँ पे लोग अपना अवशेष वगैरह कुछ फेंका करते थे, जिससे वहाँ पे बहुत सारा अनाज इकट्ठा हुआ था और वो किसी कारण आग लग जाती है और सारा अनाज जल के राख हो जाता है। तो ये बात का साक्ष्य मिलता है कहाँ पे? ये कुरनूल केव्स मिलता है दोस्तों। आई होप आप पिछले लेक्चर को मैंने कुछ मिनटों में सारा कुछ रिवाइज करने और बताने का प्रयास किया। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नियोलिथिक साइट्स को और मेगालिथिक साइट्स को देखेंगे। कौन से दोस्तों? नियोलिथिक साइट्स और मेगालिथिक साइट्स को देखने का प्रयास कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ सहायता के लिए हमने लिख दिया नियोलिथिक साइट्स कौन सा है, अर्ली। अच्छा, नियोलिथिक साइट्स का है, नियोलिथिक साइट्स में जो है कि जो मानव थे
खेती करना सीख गए थे, खेती करने के तरीकों को समझ रहे थे और कैसे कोई प्लांट्स ग्रो होता है, किस स्थिति में ग्रो होता है, वो किस क्लाइमेट में ग्रो होता है और कितने समय में ग्रो होता है, कितने वीक लगते हैं या फिर कितने डेज में कोई प्लांट ग्रो करता है। ये सारी बात मानो जो है कि उस प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। ये सब किसमें हो रहा था? तो अर्ली फार्मर यानी सबसे पहले किसान, फार्मर्स मतलब होता है जो अनाजों को उगाते हैं, हर्डर्स, हर्डर्स मतलब जो क्या करते हैं समूह में रहते हैं, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स हम लोग वही हम देखते हैं। देखो देखो पहला आपको मिल जाता है मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान वाले रीजन में है। ये मेहरगढ़ है जो आज पाकिस्तान वाले रीजन में है। यहाँ पे जो है कि पहले जो है कि एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, यानी और यहाँ पे व्हीट और बार्ली के साक्ष्य मिले हैं। ये कैसा साइट है आपका? नौपार सरकार है दोस्तों। बुर्ज होम ये कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। यहाँ पे आपका पीटीडब्ल्यू का मतलब की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं चीरंड, ये आज आपके बिहार वाले रीजन में है। कोल्टी हवा और उसके बाद महागढ़ा, ये आपके उत्तर प्रदेश या एमपी के बॉर्डर वाले रीजन पे। भीमबेटका हमने बता दी, ये आपका पैलियोलिथिक साइट से। दार्जिलिंग हार्डिंग जो आपके आसाम में है। उसके बाद हमने बता दिया पय्यमपल्ली जो आज आपके तमिलनाडु में। ये सभी साइट जो है 9 साल का दोस्तों। जो साइट को हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट करके मार्क किया है, ये सारे दोस्तों मेगालिथिक साइट्स हैं। उसमें है सांभर है, बाघोर है, लंगनाच है, और उसके बाद आदमगढ़ है, ब्रह्मगिरी है, अदिचनलूर है, कुरनूल केव्स नहीं है, पैलियोलिथिक साइट्स है। ये सारे साइट्स कैसे हैं दोस्तों? ये आज आपके मेजोलिथिक नियोलिथिक साइट्स। दोस्तों यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ आए। जिन बच्चों को इस बात को थोड़ा सा हो सकता नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर उन लोगों को इस बात को थोड़ी भी जानकारी या इल्म ना हो कि ये सब होते क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं। ये ऐसे साइट है जैसे हम लोगों का कोई एक इतिहास रहा होगा, इंसानों ने कौन से चीज कहाँ से सीखा है, तो हम लोगों ने मतलब कि इतिहास बताता है कि वो क्या करता है कि एविडेंसेस को स्टडी करता है। एविडेंसेस को क्या करता है? स्टडी करता है। उस स्टडी के आधार पे आप कुछ कंक्लूड करके बताता है। तो जो जिन एविडेंसेस को इतिहासकारों ने यूज किया या आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज किया, उन्हीं एविडेंस को वो कहां से कलेक्ट किए, वो सारी चीज यहाँ पे मैं फिगर में दिखाने और समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप अब आपको बात समझ आनी चाहिए ये क्या साइट है, कहाँ मिले हैं, कौन कौन। अब देखो हर एक साइट का अपना एक महत्व है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में साइट पूछ लिया जाता हूँ किस राज्य में स्थित है, ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बताने का प्रयास। धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे, जैसे आप 11th तक क्लास के एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है 11th में नहीं मतलब कि वहाँ पे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया गया, लेकिन ये आप धीरे धीरे और जो स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि 1 by 1 साइड में, और इस जैसे सांभर में क्या मिला है आपको, बाघोर में क्या मिला, बुरजहोम में क्या मिला, पिंडक बता दिया, मेहरगढ़ मैंने बता दिया, कोल्डियो का बता दिया, और उसके बाद चिरन का बता दिया, मेहरगढ़ का बता, आदमगढ़ का बता दिया। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर वगैरह सबको दोनों को स्रोत देखने को मिल जाते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। उसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर में आपको भीमबेटका पेंटिंग के बारे में भी, भीमबेटका केव से अवगत कराया था कि 2003 में इसको यूनेस्को का साइट्स घोषित किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि डिफरेंट जो है कि रॉक शेल्टर केव्स मिलते हैं, यानी एक बड़ा सा केव था, बहुत से बड़ी पहाड़ी था, उसी को काट काट करके उसको शेप में लाया गया, मतलब कि केव के शेप में लाया गया, जहाँ पे जो पहले के आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो जो है उसको शेल्टर यानी रहने के लिए उपयोग किया करते थे। और वहाँ पे हमने कुछ एक पेंटिंग के बताया था, वहाँ पे कुछ पेंटिंग यानी उस पे कुछ कारीगरी की भी साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पे वो एक जो है कि ऐसे वन लाइनर में एक लाइन में जो कि एक शिकारी जो है कि शिकार करते हुए को दर्शाया गया है। तो इसका मैंने ये भी बताया था कि मतलब कि देखो आप जिस जमाने में जी रहे होते हैं, आप उसी प्रकार से आपकी थिंकिंग प्रोसेस होता है, आप उसी प्रकार से सब कुछ सोचते हो, लिखते हैं, समझते हैं। तो उस समय लोग जो अपने आसपास के जीवन यापन का जो तरीका था, वो लोग उसी का पेंटिंग करते थे, उसी का सब कुछ किया करते थे। जैसे हम लोग आज हैं, जिस जमाने में जी हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्लिक करते हैं अपने फोटो को। तो उस समय वही टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, पेंटिंग ही बनाया करते थे दोस्तों। इस बात को मैं
अब हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। और हम लोगों ने कुर्नूल केव्स के बारे में, साइट्स के बारे में बता दिया था। तो और हम लोगों ने ये बता दिया था, वर फाउंड वेयर द मेड ऑफ द यूज लेफ्ट बिहाइंड द पीपल दे फाउंड एंड सोर्स ऑफ द अर्थ बरीड अंडर द अर्थ। हम लोगों ने साइट्स क्या होता है ये हमने बताया। साइट्स का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली है, वहाँ पे हो सकता है बोन्स मिले हों या किसी भी मतलब कि कोई भी चीज को जलाया गया उससे कुछ अवशेष मिले होंगे, वो एनिमल्स के अवशेष हो सकते हैं, ग्रेन्स के अवशेष हो सकते हैं, कोई भी ऑर्नामेंट्स होगा, कोई भी पिट्स होगा, कोई भी टूल्स होगा, वेपन्स होगा। ये सारे को जब आपको साक्ष्य मिलते हैं इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है आपको, साक्ष्य बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, उस हेडिंग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हम जानते हैं कि ये कभी जो है कि पृथ्वी जो है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे देखो अभी इस समय क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट हमारा बदल रहा है। चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, दिन के दिन मतलब कि डे बाय डे, दिन ब दिन क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। क्या आज जो इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के। यानी सारी इसमें 21वीं सदी में अगर कोई हॉट टॉपिक देखा जा रहा है जिसके बारे में जो ज्यादातर लोग उसमें तो सबसे चिंता दिखा रहे हो, तो क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है दोस्तों। कौन सा है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है। क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है दोस्तों। तो इसमें कुछ क्या करना है, आज से समझना है, आज से लगभग 12,000 ईयर्स एगो, यानी 12,000 BC, आज से लगभग 12,000 से पहले ईयर्स एगो, आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले क्या हुआ। इसके पहले जो है कि इसके पहले इसके पहले पृथ्वी एक प्रकार से टुंड्रा वाले रीजन, जिससे मतलब कि सारी जगह बर्फ जमी हुई थी। क्या हुआ था, ठंडी हो गई थी, बारिश बहुत ज्यादा हुई। हम जानते हैं कि आज से पृथ्वी का जो उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर्स हुआ था, बहुत सब बारिश वारिश होती है, तो यहाँ पे बहुत सारा पूरा ठंडी हो जाती थी। तो पृथ्वी को आज से 12,000 ईयर्स एगो वो जो है कि पृथ्वी पे धीरे धीरे बहुत सारे जीव और सारा कुछ और एक्टिविटी जो आपकी प्राकृतिक एक्टिविटी होने लगती है, तो ये पृथ्वी थोड़ा सा वार्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होने लगती है, वार्म, या वार्म फॉर्म मतलब गर्म होने लगती है। क्या होती है, गर्म। और जानते हैं कि जब कोई चीज गर्म होता है, गर्म और चीजें होती हैं, तो वहां पे धीरे धीरे चीजें बर्फ पिघलने, वाटर वो किसी उससे सारा कुछ अवेलेबल होने लगेगा, क्योंकि वो बर्फ पूरे हमने बता दिया कि टुंड्रा वाले मतलब टैगा रीजन जैसे पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ करता था। तो जब ये गर्म होने लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रास जब उगना स्टार्ट हो गया, तो ग्रास को खाने वाले जो जानवर है उनकी भी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं वो अपने ईयर एंड डेट करके उनकी उत्पत्ति होने लगती है। तो यहाँ पे जैसे आपका गोट हुआ, आपकी डियर हुआ, इन सभी जानवरों के धीरे धीरे क्या होने लगता है कि इनकी भी तादाद में बढ़ने लगती है, संख्या बढ़ने लगती है। तो क्या होता है कि अब धीरे धीरे ये सारी चीजें होने लगती है। तो इस यही से जो है कि कहीं न कहीं जब इन सब चीजों की अधिकता बढ़ रही है, इसके कल्टीवेशन और इसके पैटर्न को, क्योंकि देखो हम लोगों ने बता दिया कि इंसान जो है कि इसके पहले 20 लाख वर्ष पहले से इंसान आज से एग्जिस्ट करता है। उसमें हम लोग पैलियोलिथिक काल में देखा था, वहां पे इंसानों ने अपने अंदर थोड़ा सा स्किल गैदरिंग की पावर और स्किल गैदरिंग की क्षमता जो है अपने अंदर डेवलप कर दी। स्किल गैदरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज अगर आपके आसपास में है तो उसको इकट्ठा कर लेते थे, यार ये कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे डेवलप हुआ, किस समय में होता है, ये उसके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जिज्ञासा आ गई थी। अब जब इंसानों ने ये सारे चीज चेंजिंग देखा, आसपास में देखी हरियाली बढ़ रही, जानवर बढ़ रहे थे, तो लोग पहले जानवर को ही कंज्यूम किया करते थे। तो क्या करते, तो उनके जो है कि खाने के रिसोर्सेस की संख्या क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते। मैं सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, वन बाय आप सिर्फ आप देखते सुनते जाएंगे, आपका सारा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करने के प्रयास करता हूँ। तो ये सारी चीजें होने लगती थी कहीं ना कहीं। कुल मिला के ये जो है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट एक आपको ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करता है जहाँ पे एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। किसकी संभावना बढ़ जाती है? एग्रीकल्चर की संभावना बढ़ जाती है। जब घासेस होंगे वो आपकी सॉइल जो है फर्टाइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। वहां पे अनाज उगाना और अनाज उगाने की संभावना वो बढ़ जाएगी दोस्तों। ये सारी बातें 12,000 ईयर से आज से 12,000 वर्ष पहले ये सारी घटना घटित होती है। तो ये सारा कुछ ऐसा परिदृश्य बनता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे 12,000 वर्ष पहले क्या हुआ था और उसके पीछे क्या कारण था, उससे क्या क्या इम्पैक्ट है, मैंने ये दिखाने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग पे चलते हैं कि बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स। अब हम लोग देखते हैं कि ये फार्मर्स जो है कि किसान कैसे इन सब चीजों को डेवलप किए, कैसे इन सब चीजों को समझे, और वो उसके हर्डल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे आपके। नेक्स्ट वन हेडिंग है एनसीईआरटी के बाद नेक्स्ट वन हेडिंग है आपका, उस हेडिंग का नाम है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। क्या दोस्तों? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग and herding beginning of farming and herding। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वहाँ पे ग्रासेस उगना स्टार्ट हुआ, तो ऊपर जानवरों की भी थोड़ा सा उनकी जो मतलब की संख्या थी वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब क्या किए कि जो उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो जिसको हम लोग आज आदिमानव कहते हैं, उन्होंने क्या किया, जो भी उस समय के जो फसल हुआ करते थे उसको क्या करते, वो लोग गैदर करना स्टार्ट कर दिए। क्या करने? गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों। कौन सा? उस समय के जो प्लांट हैं, प्लांट को क्या करना, प्लांट को गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिए। अब दोस्तों हमने भी आपको बताया कि जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट को ग्रो करने में मतलब कि हमने ये बताया कि अभी तक हमने ये बताया कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि ग्रॉस ग्रेन उग रहा था, ग्रॉस बियरिंग ग्रेन उग रहा था। इसको उन्होंने किताब में यूज किया, एक लैंग्वेज लिए ग्रॉस नहीं ग्रेन बियरिंग ग्रॉस, ग्रेन बियरिंग ग्रॉस, यानी ऐसे ग्रास जिसमें दाना निकलता था। जैसे आपका हुआ व्हीट हुआ, बार्ली हुआ, ठीक है, इसमें दाने निकलते हैं ना, यानी ऐसे घास एक प्रकार के श्रब है, तो श्रब हर्ब है। तो इस प्रकार से मतलब कि वो ये देख रहे हैं। अब इसके पैटर्न, अब दोस्तों अगर ये सारा उग रहा था, अब इसके बाद इस पैटर्न को वो उनके उगने का समय, किस समय उगते हैं, कितने दिन में ये मतलब कि ग्रेन बन जाता है, कितने दिन में ये अनाज देने लायक हो जाता है, कब पकता है, इसका मतलब कि रोपण कब होता है, रोपाई कब होता है, उसके बाद कटाई कब होता है, पक जाता है, ये सब कुछ वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे दोस्तों। अब हम ये आपको ये बताने का प्रयास करते हैं, जब कोई प्लांट होता है तो प्लांट को एक ग्रेन यानी राइप ग्रेन बनने में आपको क्या हो सकता है, आपको डेज में समय लग सकता है, कई दिनों को लग सकता है, वीक का समय लगता है, या फिर कई महीनों में एक कोई प्लांट जो है कि आपको ग्रेन देने योग्य बनता है। दोस्तों कैसे बनता है? एक कोई प्लांट है, आई होप ये आपको विजुअल होगा। ओके दोस्तों, तो प्लांट है, आपको बहुत ये हो सकता है कई दिनों में, कई सप्ताहों में या कई मंथ में जो है कि आपको ये ग्रेन देने के परिपक्व में होता है दोस्तों। अब दोस्तों अब सोचो कि जब ये प्लांट होगा, जब ये कोई प्लांट होगा, अब इसको जब ये कई दिन महीने लगेंगे, तो दोस्तों ये सोचो इसको देखभाल करने के लिए भी कई समय मतलब कि यहाँ पर रुकना नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग पहले जानते थे लोग शिकार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, ट्रेवलिंग करते थे, शिकार के पीछे भागते रहते थे। अब लेकिन जैसे जैसे वो लोग ग्रो करना जान के उन लोग को लगा कि यार, पहले इनके माइंड में ये भी आया कि यार अब तक हम लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान जानते हैं, इसी को हम लोग क्यों ना ग्रो कर ले, क्योंकि अब जमीन भी फर्टाइल होती जा रही है, यहाँ पे देखो बहुत घासेस वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि इसको उनके मन में आया ऐसे।
वो भी ग्रो करना चाहते थे, तो इस पैटर्न को सीख रहे थे। अब दोस्तों मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जब प्लांट होगा तो ये कई दिन महीनों में तैयार होगा, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग समय की जरूरत होगी, लॉन्ग समय की लॉन्ग लॉन्ग टाइम लगेगा इसको क्या करने के, देखभाल करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए आपको ठहरना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये आपका जो मतलब कि शिफ्टिंग था उन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर एक कारण बना, एग्रीकल्चर या फूड ग्रोविंग ऐसा कारण बना जो जो आज मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से रोका, बल्कि उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप ग्रो अनाज को एक स्थान पे रखकर ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से उनके माइंड में सारा कुछ चला। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब उसको क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्लांट को ग्रो करना सीख गए। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है कि उस समय के जो मेन वोमेन थे सब लोग इसी में लगे हुआ करते थे, कलेक्टेड डीज। अब क्या होता था उस समय के जो मेन और वोमेन थे यानी पुरुष थे, जो उसमें बच्चे थे, वो भी क्या करते थे, इन सभी ग्रेन्स या प्लांट जो ग्रेन बेयरिंग ग्रास थे इसको कलेक्ट करते थे, उसके पैटर्न को सीखने और समझने का प्रयास करते थे दोस्तों। अब दोस्तों जैसे क्या करते थे, अब मतलब कि इन सब चीज को देखभाल करने के लिए जो है कि वाइल्ड एनिमल्स से बचाना भी पड़ेगा। जैसे आज हमारे यहाँ खेती करते हैं तो नील गाय से बचाने के लिए उसको देख रेख करते हैं, उस प्रकार से जब वो जंगलों में निवास करते हैं तो उनको उसकी देखभाल करने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या करेंगे, और छोटे छोटे जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए। और जानवरों को पीछे मतलब कि जानवरों को पालने के पीछे एक और ये भी कारण था कि जिससे वो मतलब कि देखो फूड क्या, जैसे फूड है, फूड आपको क्या क्या देता है, ग्रेन आपको क्या क्या देता है दोस्तों, ग्रेन। जैसे आपको एक ग्रेन है, ग्रेन आपको फूड प्रोवाइड कर देता है, और फूड ग्रेन आपको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और यही ग्रेन आपको किस सीड के रूप में यूज कर देते हैं, सोर्स ऑफ फूड हो सकता है, ये सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। ये आपको सीधा खाना भी दे देगा, सीड देगा, फूड ऑफ सोर्स ऑफ फूड, स्टोर ऑफ फूड होगा। ये आप कहीं मतलब किसी को कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर ऑफ फूड है ये एक तरीके के। और इसी स्टोर ऑफ फूड के रूप में जो है कि वो एनिमल्स को भी यूज करते थे, यानी जैसे आपको गोट हुआ और सिप हुआ, ये भी एक प्रकार का उनका स्टोर फूड हुआ करता था। और इनसे ये लोग मिल्क वगैरह भी यूज किया करते थे जानवरों से, जैसे आपको गाय हुआ, भैंस हुआ, इनसे क्या मिलता है, हमको दूध मिलता है। तो इन सब चीज मतलब कि जानवरों को ये भी टेम करना स्टार्ट कर, अच्छा टेम मन कि इसको पालना स्टार्ट कर दिया, टेम एनिमल्स। यहाँ से भी उनके मन में ये सारी बातें, इससे फसलों को देख रेख करेगा, तो यहाँ पे जानवरों को पालने की मन में उनके ख्याल आता है की परंपरा स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। आई होप ये बात आपको समझ आ गई कि स्टोर ऑफ फूड ग्रेन को किन किन क्षेत्रों में यूज किया जाता है, और एनिमल को पाले हो तो क्यों पाले, और एनिमल से उनको क्या क्या चीजें मिल रही थी, ये सारी बातें हम आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपका इसमें ये आपको बताने समझाने का प्रयास करते हैं, जो आपका जो ग्रेन्स था, जैसे वो उन्होंने ग्रेन्स को उगाया, तो क्या हुआ कि एक बार क्या होता है कि इंसिडेंटली क्या होता है, जैसे इंसिडेंटली क्या होता है, उस ग्रेन में जो आपका ग्रेन ग्रास हो उसमें क्या लगता है, आग लग जाती है। क्या दोस्तों, आग लग जाती है, और सारा अनाज जो है कि राख हो जाता है, जल जाता है, कुछ अनाज पक जाते हैं। तो उसको वो लोग जब टेस्ट करते हैं, उनकी टेस्ट में उसमें परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी, अब उनके मन में ये ख्याल आ रहा है, देखो वो कैसे 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 अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, कैसे चीजों को स्किल कर रहे हैं, कैसे वो लर्न कर रहे हैं, कैसे चीजों को जोड़ रहे हैं। ये सब चीज यही तो आपकी स्किल गैदरिंग है, वो नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, प्लांट को गैदर कर रहे हैं, एनिमल्स को गैदर कर रहे हैं, और एनिमल्स को किस रूप में यूज कर रहे हैं। अब देखो मानो जो कि एक अपने अंदर एक इंटेलेक्चुअल डेवलप कर रहा है दोस्तों, यही तो एक सीख होती है। आज भी तो हम लोग वही कर रहे हैं, जो हमको आसपास में कोई नई चीजें आए तो उसके बारे में सीखते हैं, उसके पैटर्न को सीखने समझने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें मनुष्य के मतलब डीएनए में कहीं के आज से हजारों लाखों साल पहले से ही था, जो आज हम लोग उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, वो जिस क्षेत्र में थे, जिस इन्वायरमेंट थे, वो इस इन्वायरमेंट को अच्छे से अपने जीवन में और उपयोगी बनाने के लिए उसको सारी वो प्रक्रियाओं को अडॉप्ट कर रहे थे दोस्तों।
अब ये सारी बातें वो उस इंसान वो मतलब कि उस समय के आदिमानव ने सीखा, जिससे वहाँ पर एक फुल फ्लेश्ड बच्चे की फार्मिंग की एक पैटर्न डेवलप हो जाता है दोस्तों। और वहाँ पे वो जानवरों को हर्ट मतलब कि कलेक्ट करते थे। हर्ट्स मतलब कि बहुत सारे जानवरों को कलेक्ट करने लगे, जिससे उनके स्टोर फूड के रूप में यूज करें, मतलब कि लंबे समय तक उनको खाना चाहिए तो उस जानवर को कट करेंगे, खा जाएंगे नम नम करके। अब उसके बाद क्या होता था कि ये सारी बातें होने लगी हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग डोमेस्टिकेशन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बिहाइंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसको भी हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो दोस्तों, अगर देखते हैं कि वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बता दूं। चलो दोस्तों, हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। तब तक मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने आज जिस इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट और बताने का प्रयास किया दोस्तों, आपके जहन में समझ आ गई होंगे। अगर आपको कोई मतलब इस क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज रहती है, आप अपने उस क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मतलब कि लिखें और हम तक, जिससे वो कमेंट बॉक्स और कमेंट जो कि हम तक पहुंच जाएगा, उसमें आपको इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो या क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम तो बस एक ही कहते हैं, आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट किया कि आप वैसे मतलब कि जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे, उसको 1 बाय 1 एक लोगों को अपने नियर एंड डियर जो आपके क्लासमेट में होंगे, 6th क्लास में होंगे या किसी और अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उनको एक तक वीडियो को शेयर करो, उसको बाद दिखाइए कि देखो इस इतिहास को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे बातों बातों हम लोग सीखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।